हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर जुलाई में कराया गया था। टोटल में ये एग्ज़ाम 48 सेट्स में हुआ था। हर सेट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस थे और इन 25 क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे। इस तरीके से टोटल में 96 क्वेश्चंस आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस एग्जाम में। आज के इस क्लास में हम इसी एग्जाम में जो टोटल 96 इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस कराए गए आए हुए थे, उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि ये क्लास दो पार्ट में होने वाली है। ये पार्ट वन है। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बचे हुए 46 क्वेश्चंस जो हैं इसी के पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। राइट, आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश का ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन बैच लेना हो तो वो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं या आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आईफोन यूज़र्स के लिए एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, लैपटॉप यूज़र्स के लिए भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। सभी क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही साथ सारी लेटेस्ट अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती हैं। तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो वहां पर जो कोर्सेज दिखेंगे उसमें बहुत सारे डेमो सेशंस भी हैं। उन डेमो सेशंस के थ्रू आपको अच्छे से आइडिया लग सकता है कि कोर्स को बाई करने में कितना प्रॉफिट है आपको। एक जरूरी इंफॉर्मेशन, और अगर आप का टारगेट है एसएससी सीजीएल मेंस, आप सीधे मेंस की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा एसटी बैच 1.0 100 मार्क्स का बैच ये आपके बहुत काम का हो सकता है। इसमें हम हूबहू जो मेंस का पैटर्न है, यानी कि 45 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आए हुए थे लास्ट ईयर, और यही पैटर्न इस बार भी रहना है। तो 45 क्वेश्चंस का हम मॉक कराते हैं और बड़ा ध्यान हमारा रहता है इस बैच में कॉम्प्रिहेंशन पर, क्लोज टेस्ट पर और पैराजम्बल्स पे। यही वो सेक्शन है जो लीड कर रहा है अभी मेंस के पेपर को। राइट, तो ये बैच 100 मार्क्स का है। इसकी टोटल फी जो है 1199 है जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। ये बैच आपको यही मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक बार इस बैच को विजिट करें, इसके डेमो सेशंस को जरूर देखें, डेमो वीडियोस को देखें। तो आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है कि क्वेश्चंस कैसे हैं, साथ ही साथ उनको डिस्कस कराने का तरीका कैसा है, वो सब आपको मिल जाएगा। हाँ, डेमो वीडियोस को जरूर देखें। अगर आप डेमो वीडियोस को एक्सेस ना कर पा रहे हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब फॉर्मली सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जिन भी क्वेश्चंस में मुझे लगा है कि वो न्यू क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उनका कलर ब्लू कर दिया है। जैसे इस क्वेश्चन का कलर ब्लैक है, इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से ये नया क्वेश्चन नहीं है। राइट, और 50 क्वेश्चंस में मुश्किल को 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस मिले हैं मुझे जो मुझे नए लगे हैं। इट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करके रखें जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम कंटेंट उन्हीं इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। ये वंस कप ऑफ टी दर्जनों बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये रिपीटेड इडियम्स ही आते हैं। अधिक से अधिक 10% कंटेंट जो है वो न्यू होता है, या 15% हो सकता है, इससे अधिक नहीं। वंस कप ऑफ टी चलता फिरता इडियम है, इसका मतलब होता है जो आपका फोटे हो, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जहां पर आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, जो चीज आपको पसंद है, जिसमें आप स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग पूरी तरीके से ली है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। तो वंस चोजन और प्रिफर्ड थिंग, जो चीज आपने चुनी है या फिर पसंद करी है, और जब किसी चीज को आप चुनते हैं या पसंद करते हैं तो नेचुरली आप उसमें बेहतर भी करते हैं। अगला ईडियम है च्यू द सीनरी। ये एक नया ईडियम हो सकता है, मैं इसे
ब्लू करना भूल गया, च्यू द सीनरी न्यू ईडियम है। इसका मतलब होता है कि जब आप स्टेज पर ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हो कि आप लग रहा हो कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गए हो। तो जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं विद ओवर एक्साइटमेंट तो उसी को कहते हैं चिव द सीनरी। ये देखिए एक सिंगर है, ये गा रहा है और इसने माइक को ऐसे पकड़ रखा है, इतनी तेज ये चिल्ला रहा है, नहीं ऐसे लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा ये पैशनेट है, ऐसा लग रहा है ये माइक को खा जाएगा। तो जब आप जरूरत से ज्यादा पैशनेट होते हैं, स्टेज को तोड़ने लगते हैं, भर भर काटने लगते हैं, तो ये कहा जाता है टू चिव द सीनरी, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ये देखिए ये एक बॉक्सिंग का ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए ये दो बॉक्सर्स हैं, ये भी डिस्प्ले कर रहा है अपने अपने फोर्स को, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को, ये लेकिन कुछ ज्यादा ही डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको कहते हैं टू च्यू द सीनरी। जब आप ऐसा लगे कि पूरी की पूरी ऑडियंस को कच्चा चबा जाएंगे, इतना ज्यादा आप जो है ओवरवेल्म होकर के परफॉर्मेंस दे रहे हो, इतना ज्यादा आप ओवर इमोशनल हो चुके हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर नंबर 3 द लॉयंस शेयर, सिंपल सा इडियम है। लॉयंस शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का लार्जेस्ट पार्ट, बड़ा हिस्सा, और जो ज्यादा अच्छा हिस्सा होगा वो। एक्चुअली ये इडियम आया कहाँ से है? लॉयन यानी कि शेर जब किसी शिकार को मारता है तो पहली बात उसका बड़ा हिस्सा वो खुद खा जाता है, तो वो लार्जेस्ट पार्ट हो गया। साथ ही साथ जिस हिस्से को शेर खाता है वो सबसे ज्यादा डिलीशियस होता होगा, अच्छा ही तो पार्ट होता होगा। जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग, जैसे चिकन में लेग पीस होता है तो वो महंगा भी मिलता है, और वो एक तरीके से जो जो सच में ज्यादा अच्छा होगा उसी को तो दिया जाएगा। तो लॉयंस शेयर मतलब किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा और सबसे मजेदार हिस्सा। तो लार्जेस्ट पोर्शन, साथ ही साथ जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, एक तरीके से जो बेस्ट है, वो भी सबसे बड़ा हिस्सा। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में। सर अभी ये चौथा ईडीएम है, और जो न्यू ईडीएम्स है वो तो न्यू है ही, लेकिन बाकी च्यूद सीनरी को छोड़ करके ये तीनों ईडीएम्स जो है नोट्स में अवेलेबल है। जितने भी ईडीएम्स मैं ब्लैक रखूंगा, यूं आप समझिए कि वो मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं। जो ईडीएम्स एंड फ्रेजेस के मेरे नोट्स अब हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाकर के बस आपको सर्च करना होगा ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ नोट्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पर भी बहुत सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, उसी में से एक ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का भी है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है जब कोई आपका साथ दे रहा हो हर स्थिति में। समझाने के तरीके के लिए मैंने यहाँ पे नोटों की गड्डियों का सहारा लिया है। ये देखिए ये बहुत मोटी गड्डियां हैं नोट की, और ये एक पतली गड्डी है। तो जो आपका दोस्त है वो इस टाइम पे आपका साथ देगा ही, मतलब जब आप रिच है, और वो आपका लेकिन साथ तब भी देगा जब आपके पास सीमित पैसा है, यानी कि आप गरीब हैं। यानी कि जो अच्छे वक्त में भी आपका साथ दे और बुरे वक्त में भी आपका साथ दे, उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रू थिक एंड थिन, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे दोनों ही मौकों पर, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अभी आगे चल के पता चलेगा, शायद यही ईडियम है, रिपीट भी हुआ है इन्हीं 48 सेट्स में। ये दो चार ईडियम्स जो है रिपीट भी हो गए। आप समझ रहे हैं, मतलब 96 ईडियम्स में भी तकरीबन 5-6 ऐसे ईडियम्स है जो आपस में ही रिपीट हो गए। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रेड होता है सर बिजनेस, व्यापार, और ट्रिक का मतलब होता है तरीका। कहते नहीं कि बिजनेस करने की एक ट्रिक होती है, तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है जब किसी बिजनेस को, किसी प्रोफेशन को, किसी काम को करने का कोई तरीका है और आपको वो तरीका मालूम है, क्योंकि आप पुश्तैनी तरीके से उस काम को कर रहे थे, आपके घर में हमेशा से वो काम होता आया है, या आपने उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग ले रखी है। तो ये मीनिंग है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। जब आपको किसी बिजनेस को करने का स्पेशल स्किल हो, आप कंपैरेटिवली बेहतर कर सकते हो उस काम को। इन अ नटशेल, ईडियम नंबर 6 है ये। देखिए ये नंबर 5 न्यू ईडियम था मेरे ओपिनियन से, समझ रहे, मेरे ओपिनियन से, लेकिन टफ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा। इन अ नटशेल, सर ये नट फ्रूट्स हैं, बादाम, अखरोट, कुछ भी आप मान लीजिए,
ये उसकी शेल है। पहली बात, नट फ्रूट कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं, छोटा सा ही होता है। अखरोट ही सबसे बड़ा नट फ्रूट नजर आता है। तो उसकी ये शेल है उसके भीतर, और आप गौर से देखिए कि उस नट शेल में छोटी सी ही चीज मिलती है, थोड़ा सा ही मिलता है। अखरोट का बड़ा सा फल आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा अखरोट नहीं मिलेगा, वो देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही अखरोट होगा। तो इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में, मतलब जो सिर्फ इतने में जो आ जाए, इतने में बहुत सारी चीज तो नहीं आ जाएगी ना, बहुत सारी चीज आएगी। एक बच्चा आ जाएगा, एक वयस्क तो नहीं आ जाएगा, एक छोटी सी मछली आ जाएगी, व्हेल तो नहीं आ जाएगी। तो मतलब जो चीज शॉर्ट में बताई जा रही हो, ब्रीफ में बताई जा रही हो, एक तरीके से इन शॉर्ट, ठीक, संक्षेप में जिसको कहा जाता है। ये आर्टिकल्स की स्पेशल फ्रेजेस में मैं पढ़ाता भी हूं। आउट फॉर द काउंट, इसका मतलब होता है कि जब आप इतना ज्यादा थक गए हो, देखिए ये नया इडियम है मेरे हिसाब से, जब आप इतना ज्यादा थक गए हो कि इतनी गहरी नींद में चले गए हो थकने की वजह से, हाँ, कि आपको कोई आवाज सुनाई ना पड़ रही हो, काउंट गिनती करना। इस इमेज को देखिए सर, ये ईडियम यहीं से आया है। ये एक एरिना है, बॉक्सिंग एरिना है, या रेसलिंग टाइप का, बॉक्सिंग का लग रहा है। तो क्या होता है रेसलिंग में और बॉक्सिंग में, जब लड़ाई होती है और एक प्लेयर ग्राउंड पे गिर जाता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है, तो रेफरी क्या करता है, 10 तक काउंट करता है, बोलता है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और 1 तक गिनने पर इस प्लेयर को उठना है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा थक गया होगा या बहुत ज्यादा चोटिल हो गया होगा, अगर ये बहुत एग्जॉस्टेड होगा या बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, तो क्या ये सुन के भी उठ पाएगा? हो सकता है इसको सुनाई ना पड़े, और अगर सुनाई भी पड़ जाए तो हिम्मत नहीं कर पाएगी उठने की। तो इसका ये मतलब है, जब आप बहुत ज्यादा थक गए हो, काफी इंजर्ड हो गए हो, तो एक्टिव ना रहे हो, आप कुछ कर ना पा रहे हो, या बहुत ज्यादा नींद में चले गए हो, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, जब आप गहरी नींद में हो और आपको कुछ आहट या कोई आवाज सुनाई ना पड़े। ये देखिए एक ऑफिस है, यहाँ पर ये एक एम्प्लॉय है, और ये इतना थक गए हैं कि ये सो से गए हैं, अब इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा जब तक ये नींद से नहीं जागेंगे। तो आउट फॉर द काउंट, काउंट यही है सर जो मैं कर रहा था, 10, 9, 8, 7, ये काउंट है। तो इसी काउंट से आप बाहर हो गए। एक तक जब तक गिना गया या 10 तक गिना गया, तब तक आप अगर आ जाते वापस तो आ जाते, लेकिन आप आए नहीं तो बाहर हो गए। तो आप इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं या इंजर्ड हैं कि आप बहुत ज्यादा नींद में चले गए हैं। चेंज ऑफ हार्ट सर, मतलब हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं, चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का ये मतलब है कि पहले आप किसी और तरीके से सोचते थे, अब आप किसी और तरीके से कुछ सोचते हैं। तो डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, किसी भी चीज को लेकर कि आपका विचार जब अलग हो, भिन्न हो, या पहले से भिन्न हो। एन आई वॉश, धोखा। एन आई वॉश मतलब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखें गंदी थी तो आपको चीजें धुंधली नजर आ रही थी। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आंखें गंदी होती तो आपको चीजें साफ कम नजर आती, फिर आप जाके आंखें धुलते हैं तो क्लियर दिखता है। तो पहले कुछ और नजर आ रहा था, जब आपने आंखें धुली तो कुछ और नजर आया। पहले लग रहा था कि सामने जो व्यक्ति है वो आपका साथी है, फिर जब आंख धुली आपने तो पता चला वो आपका दुश्मन है। पहले लगा कि वो दोस्त है, फिर पता चला कि वो दुश्मन है। पहले लगा कि चीजें जेन्युइन है, और अब लग रहा है कि चीजें फेक है। यहाँ इस बात को समझिएगा कि पहले कोई दुश्मन नहीं लगा, बाद में दोस्त लगा। पहले कोई दोस्त लगा, बाद में दुश्मन लगा। पहले चीजें नकली नहीं लगी कि बाद में असली लगी, पहले असली लगी, बाद में जब आंख धुली आपने तो फिर पता चला कि वो नकली थी, आपके साथ धोखा हो गया है। दिखावा को कहते हैं क्या, एन आई वॉश, आप प्रिटेंस जिसको कहा जाता है। क्या कह सकते हैं आप प्रिटेंस, दिखावा, दिखावा, एन आई वॉश। टू लीड बाय द नोज, टू लीड वन या टू लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है
किसी को अपने इशारे पर नचाना, किसी को कुछ ऐसा करना कि आप जैसा बोले वैसा वो करे। टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर समबडी, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना। ये सीखेंगे कैसे? ये एक जानवर दिख रहा है, गाय भैंस जैसा कुछ, ये इसकी नाक है और इसकी नाक को ना छेद दिया गया और इसमें ये लोहे का एक छल्ला पहना दिया गया। अब जो मालिक है वो क्या करेगा, इस छल्ले को पकड़ लेगा या इस छल्ले में एक रस्सी फंसा लेगा, अब वो इसको खींचता हुआ लेके चला जाएगा। सही, जब ये छल्ला खींचेगा ना तो इसकी नाक में हल्का हल्का पेन होगा, जिसके चलते ये चाह के भी ऐसा नहीं करने वाला कि रजिस्ट करे कि मैं नहीं आऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप गर्दन में डालिए तो गर्दन में तो इतना दर्द नहीं होगा, तो जानवर जो है वो दम लगा सकता है कि वो बात नहीं मानेगा। लेकिन जब आप नाक में रस्सी को फंसा देंगे इस लोहे के छल्ले से, तो जरा सा खींचने पर उसकी नाक में ज्यादा दर्द होगा। तब उसका मन हो और चाहे न मन हो, वो जानवर आपकी ही बात मानेगा। आप उसे जिस तरफ ले जाना चाहेंगे वो उस तरफ जाएगा। कुल मिला के वह आपके इशारे पर नाचेगा, है ना? नाक पकड़ के आप लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर हो गए हैं। तो ये है टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर समथिंग। प्ले विथ फायर। सेशन के एंड में आपको जैसा भी लगे अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं और बाकी सारे टीचर्स बहुत मेहनत से ही पढ़ाते हैं, तो सभी को आपकी तरफ से एप्रिसिएशन ही चाहिए, या यूं कहिए कि एक सही फीडबैक चाहिए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे लगा कि बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें। प्ले विथ फायर। प्ले मतलब खेलना, विद मतलब के साथ, फायर मतलब आग, यानी आग के साथ खेलना बहुत खतरनाक है सर। आग के साथ खेलना बहुत खतरनाक। बोलते नहीं कि बच्चे आग के साथ नहीं खेलते, आग के साथ मत खेलो, मतलब कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस या रिस्की परफॉर्म करना। ऑप्शन नंबर 2, डू समथिंग डेंजरस और रिस्की, किसी बहुत ही कठिन काम को करने का प्रयास करना या करना। टू डू समथिंग रिस्की। टू प्लीज समवन, किसी को खुश करना। टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, मतलब किसी गेम को खेलना पूरी ईमानदारी के साथ। टू फुट द बिल, अगला इडियम। अभी तक आपने देखा होगा ना, इडियम नंबर 12 पे हम आ गए और मुश्किल को 2 या 3 इडियम ऐसे मिले हैं जो नए हैं। फुट द बिल का मतलब होता है बिल भरना। जैसे कि 4 दोस्त खाना खाने के लिए गए और बिल आया 2400 का, आप उठे और आपने बिल भर दिया, तो इसको कहते हैं यू आर गोइंग टू फुट द बिल, आपने बिल भरा है एक तरीके से। टू मेक पेमेंट, राइट। इसको याद करने का तरीका है कि जैसे जब 4 दोस्त खाना खा रहे होते हैं किसी होटल में, तो जो बंदा पहले अपना डिनर फिनिश करता है, या तो वो चालाकी करता है और अपना फोन ले लेता है और बाहर निकल जाता है ताकि उसको बिल ना भरना पड़े, या तो वही बंदा जो है दूसरे का वेट किए बगैर उठता है और जाके बिल जमा कराता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दूसरा बंदा फिर बिल पे कर देगा, तो वो खुद उठता है और जा करके पैरों से चल करके जाता है और बिल भर देता है। तो टू फुट द बिल मीन्स टू मेक द पेमेंट। शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूट फिश इन अ बैरल का मतलब होता है जब आपको कोई काम बड़ा ही आसान लगे। अगर आपको ये नहीं आता था तो इस एग्जाम्पल को पढ़िए। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट, मेरे बड़े भाई साहब इतने ज्यादा सीधे हैं, दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ किसी तर्क को जीतना या उनसे किसी बहस में जीतना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा सरल है। जब कहा गया कि मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब बहुत सीधे साधे हैं, तो किसी बहस में, किसी डिबेट में, किसी आर्गुमेंट में उनसे जीतना बड़ा ही सरल है। तो शूट फिश इन अ बैरल का मतलब है अ टास्क विच यू फाइंड डूइंग वेरी इजी, एक ऐसा काम जो आपको बहुत आसान लगता हो करना। एक्सेप्शनली इजी टू डू, एक काम जो बहुत सरलता से किया जा सकता। कैसे सीखेंगे सर? समझिए, अगर मछली तालाब में है, नदी में है, तो उसके पास बहुत सारा स्पेस है छिपने के लिए और भागने के लिए, निशाना लगाना वहां मुश्किल है। लेकिन अगर मछली सिर्फ एक एक्वेरियम में है, एक छोटे से बैरल में, एक छोटे से कंटेनर में है, तो वो तो वहां कितना भागेगी, कहाँ भाग के जा सकेगी? आसानी से आप उसे शूट कर सकते हैं। एक गोली से नहीं मरेगी, 4-5 गोलियां दागेंगी, कोई ना कोई तो लग ही जाएगी।
क्योंकि वो बैरल के भीतर है सर, वो सिर्फ एक छोटे से एक्वेरियम के भीतर है, इसके अंदर है। कितना आसान है सर, कहाँ स्पेस है इनके बचने के लिए, इसलिए। और अगर नदी तालाब समंदर हो तो वो मुश्किल हो जाएगा उनको शूट करना। तो कोई काम जो आपको करना बड़ा ही सरल लगा हो, उसको कहते हैं हम शूट फिश इन अ बैरल, फुटिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। सिंपल तो है, इसका मतलब होता है लिखित में। क्या लिखित में? क्या होता है ना सर, पेपर है आपके सामने, पेपर का कलर कैसा होता है? व्हाइट। पेपर का कलर कैसा होता है? व्हाइट। और जनरली लोग व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लैक पेन से तो लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, एक एप्लीकेशन टाइप से। तो ये लिखित में है, व्हाइट कलर के पेपर में, ब्लैक पेपर पे ब्लैक कलर की स्किन से कुछ लिखा गया है, तो इन राइटिंग इसका मीनिंग हो जाएगा। बहुत मजेदार ईडियम है, लॉन्ग इन द टूथ। पर समझाने का तरीका अगर आपको सच में बहुत इफेक्टिव लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट्स में स्पेशली मार्क कर सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर ईडियम आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है somebody who is too old, एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं लॉन्ग इन द टूथ। ठीक, ये आया कहां से है? ये आया है सर हॉर्स फैमिली से। आप इसे गूगल करेंगे लॉन्ग इन द टूथ को तो ये इमेज नहीं दिखेगी सर, ये वाली नहीं दिखेगी, ये वाली दिखेगी। जब घोड़े की उम्र ज्यादा हो जाती, बूढ़ा हो जाता है, तो जो गम्स होते हैं, मसूड़े, वो ना पतले हो जाते हैं और कम जगह में हो जाते हैं, जिससे उसके जो दांत हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। टूथ कैसे हैं? लॉन्ग हैं। अब हम अपने आप को याद करिए, अपने घर में किसी बड़े बूढ़े को याद करिए। हमारे आपके दांत जो है नॉर्मल साइज में है, लेकिन जो लोग 60-70 साल के हैं उनके दांत देखिए सर, एक तो बहुत से दांत टूट चुके होते हैं, जो दांत होते भी हैं, अगर नॉर्मल साइज दांत का इतना है तो उनका दांत इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर नॉर्मल साइज इतना है तो उनका दांत इतना हो जाएगा। दांत लटक आते हैं, बोलते भी कि दांत बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो हिलने लगते हैं, मसूड़े जो है वो छोड़ देते हैं दांत, कम जगह में श्रिंक कर जाते हैं वो गम्स, मसूड़े, तो दांत ज्यादा खुल जाते हैं। यूजुअली बुढ़ापे में ही दांत ज्यादा खुलते हैं, तभी लगता है कि दांत बड़े हो गए हैं। आया ना समझ में? तो टू ओल्ड, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या? लॉन्ग इन द टूथ। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। पीछे अभी पढ़ाया ना, नोटों की गड्डी वाला इडियम था ये। देखिए रिपीट हो गया ना, ये मैंने हाईलाइट इस कलर से इसीलिए किया कि ये रिपीट हो गया है। हाँ, और मैंने फाइल में भी चेक किया है, जो फाइल्स अवेलेबल रहती हैं, तो उसमें भी दो दो बार आया है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। ये देखिए ये भी रिपीट हो गया, दोनों इडियम्स रिपीट हो गए। लॉयंस शेयर, बड़ा हिस्सा किसी चीज का। ये देखिए द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ, मैंने वहां बोला था ना कि किसी चीज का बड़ा हिस्सा और सबसे मजेदार हिस्सा भी, वहां केवल बिगेस्ट पार्ट था, लार्जेस्ट था, या बिगेस्ट के साथ साथ बेस्ट भी लिखा हुआ है। मनीषा पानी पीना है। टू वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप वॉकर होते हैं, ये देखिए रस्सी है सर। टाइट रोप का मतलब ही होता है कि जब दो पोल से रस्सी को आप बहुत कस के बांध दें और फिर उसी पर चलें, ऐसे लोगों को फन एम्बुलिस्ट कहा जाता है। जो टाइट रोप वॉकर्स होते हैं उन्हें फन एम्बुलिस्ट कहा जाता है। अब आप बताइए सर, टाइट रोप पे चलना इतना सरल है कि बहुत कठिन है? हाँ कठिन है ना, उस काम को करने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, बहुत ध्यान से चलोगे, बैलेंस को बना के रखोगे, वरना गिर जाओगे। एक्सपर्ट नहीं होगा सर। टू वॉक ऑन टाइट रोप का ये मतलब होता है कि आप बहुत कॉशियस होकर के चल रहे हैं, ठीक, बहुत सतर्कता के साथ। सर जो टाइट रोप पे चलता है कोई बच्चा या बच्ची, तो ठीक है वो एक्सपर्ट होता है, गिरते नहीं है वो सब, लेकिन क्या बहुत तेज चलते हैं क्या वो? चलते तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे। ये देखिए ऐसा एक पिलर या बांस जैसा, लकड़ी जैसा भी लेके चलते हैं, उससे बैलेंस बना के रखते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो उस पर चल रहे होते हैं। तो बहुत ही कॉशियस होकर के, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ते, नर्वस नहीं, घबराया हुआ नहीं, घबराते नहीं है वो।
एक्सक्यूज मी। नंबर 19 ईडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब होता है तुरंत, उसी क्षण, विदाउट डिले, इंस्टेंटली इसका मीनिंग होता है। तुरंत, बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से जब किसी काम को किया जाए, प्रॉम्प्टली, तुरंत, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये आया कहां से है? मेरी जानकारी के मुताबिक ये रेस से आया है। ये चार लड़के जो हैं ये बिल्कुल दौड़ने की पोजीशन में है ना। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये बस वेट कर रहे हैं उस सिग्नल का जो इन्हें मिलेगा और ये दौड़ना शुरू कर देंगे। देखिए, सिग्नल देने के तमाम तरीके होते हैं। एक तरीका एक रुमाल से हो सकता है कि एक रुमाल पकड़ के रखा गया, फिर उस रुमाल को छोड़ दिया गया। एक तरीका एक बेल वाला हो सकता है, सायरन जिसको कह सकते हैं। भोंपू पकड़ा हुआ है किसी ने, वो भोंपू बजा दिया, तुरंत आवाज मिली, दौड़े। एक तरीका होता है कि बुलेट फायर करी इन द एयर, हवा में गोली दागी तो उसकी आवाज से भागे। इन्हीं में से एक तरीका हैट वाला भी है। इसकी हिस्ट्री यही कहती है कि ऐसा भी होता था कि जब 10 लोग दौड़ने जा रहे हैं तो एक व्यक्ति जो उस दौड़ को शुरू करवाएगा वो अपने हाथ में एक हैट पकड़े रहेगा, वो अपने हाथ में एक हैट पकड़े रहेगा और सभी उसी हैट को देख रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो उस हैट को ड्रॉप कर देगा, हैट को जमीन पे ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। और जैसे ही वो हैट को ड्रॉप करेगा तुरंत ये जो रेसर्स हैं, जो रनर्स हैं, ये दौड़ना शुरू कर देंगे। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मीनिंग समझ में आया ना, कि जैसे ही हैट को ड्रॉप किया गया वैसे ही एक्शन स्टार्ट, है ना, तुरंत दौड़ना शुरू, विदाउट डिले। वाटर अंडर द ब्रिज, कितनी बार मैं इस ईडियम को खुद ही करा चुका हूं। जितने भी ईडियम्स में मैंने ब्लैक कलर ही रखा वो सारे ईडियम्स नोट्स में हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है गुजरी हुई बात, पास्ट की बात, पास्ट इवेंट्स के लिए आता है जिनका प्रेजेंट से कोई मतलब भी नहीं होता। वाटर अंडर द ब्रिज का एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि एक महिला की शादी हो जाती है, तब उसने सिर्फ 12वीं ही पास किया था, 10+2। फिर उसके ससुराल वालों ने ये कहा कि तुम्हारा मन हो तो तुम पढ़ाई कर लो, पर उसने उस टाइम पे पढ़ाई करी नहीं। चाहती तो वो पढ़ के ग्रेजुएट हो सकती थी। आज शादी के 15 साल के बाद वो सोचती है कि मेरे पास मौका था टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, लेकिन मैंने किया नहीं। तो दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। तो पास्ट में जो चीज पॉसिबल थी आज नहीं, आज वो पॉसिबल नहीं है, अब आप नहीं कर सकते, या तो ओवर एज हो गए या फिर अब दूसरे कमिटमेंट्स में बंध गए हैं। वाटर अंडर द ब्रिज। और कभी कभी ये चीजें अप्लाई नहीं भी होती कि कभी कभी कहते नहीं कि इट्स नेवर टू लेट, आप जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं। जैसे एक मूवी आई थी नील बटे सन्नाटा, तो उसमें जो लीड कैरेक्टर है स्वरा भास्कर, वो बहुत उम्र के बाद पढ़ाई शुरू करती है, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर, पास्ट की कोई घटना जिसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट में, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर इन प्रेजेंट। फेदर इन योर कैप, ये है ईडियम नंबर 20। फेदर इन योर कैप का मतलब होता है रीजन टू चीयर, खुशी का कारण। हिंदी में इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, एडिशनल सक्सेस। देखो सर, ये जो कैप है, ये कैप ही आपके लिए आपका अचीवमेंट है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, आपकी ग्रोथ है, आपने इसे गेन किया, ये आपका मुकुट है, आपकी बहादुरी का प्रमाण है, ठीक, और आपके लिए आपको गुरूर भी है। फिर एक फेदर इसी कैप में और ऐड हो जाता है, तो ये कैप अभी सोने जैसे लग रही थी, अब इसी सोने पे सुहागा हो गया। मतलब अभी ये सुंदर लग रही थी, अब ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। तो इसका मीनिंग होता है ना एडिशनल सक्सेस, एक तरीके से अतिरिक्त सफलता। कैप तो सक्सेस है और इसी पे जब ये फेदर लग गया तो और ज्यादा अच्छा लगने लगा। ये देखिए, ये एक सोल्जर है, ठीक, और ये देखिए कैप फेदर लग गया, ये इसको और अच्छा लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? किसी चीज की सजावट को और ज्यादा बढ़ा देना, किसी चीज की अच्छाई को और ज्यादा बढ़ा देना, कुछ और बेहतर करना, राइट। सो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ये इसका मीनिंग है। टू फील वेल एंड हेल्दी नहीं, मतलब आप तंदुरुस्त, ये नहीं,
एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम अनॉयंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ये भी इसका मीनिंग नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, ये भी इसका मीनिंग नहीं है कि आप अपने पद का फायदा उठा रहे हो, नहीं। इसका मतलब है कि कुछ ग्रोथ, कोई सक्सेस जिस पर आपको गर्व होगा, राइट। और बेहतर होता है कि ये ना लिखा होता, कुछ ये लिखा होता। एड ऑन, एड ऑन जिसको कह सकते हैं। 22, एट अ स्टोन्स थ्रो, कितनी बार आपने ये इडियम पढ़ा होगा, सिंपल सा है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कोई जगह जो बहुत करीब हो, एट अ स्टोन्स थ्रो। जैसे कोई कह रहा है कि बस 4 कदम दूर ही तो बाजार लगती है, द मार्केट इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, यहां से 4 कदम की ही दूरी पर है। तो 4 कदम की दूरी पर होने के लिए इस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है, एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आ जाएगा। इसको समझने का लॉजिक है कि आपने एक पत्थर फेंका और उसे फेंक दिया, तो वो पत्थर कितनी दूर जाएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, बस थोड़ी ही दूर तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मिसाइल के जैसे दूसरे देश में चला जाएगा। तो अपने हाथ से आप फेंकेंगे 2, 4, 10 कदम दूर जाके गिरेगा। तो एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत करीब। सेट द व्हील्स इन मोशन, व्हील मतलब पहिया हो गया, मोशन मतलब होता है गति। पहिया जैसे ये देखिए सर, ये व्हील्स हैं और ये सब ग्रूव्स हैं, सब एक दूसरे में फंसे हैं। क्या है इसका मतलब कि किसी चीज को शुरू करना। पहिया था, उस पहिए को आपने नचा दिया, ऐसे से व्हील था, आपने उसे इन मोशन कर दिया, उस पहिए को आपने नचा दिया। तो जब आपने उस पहिए को नचा दिया तो यू स्टार्ट एन एक्टिविटी, आपने किसी एक्टिविटी को शुरू कर दिया, इनिशिएट कर दिया, यू इनिशिएटेड एन एक्शन। सेट द व्हील्स इन मोशन मतलब पहिया नचा दिया है आपने। अब क्या है कि बाकी को उसे लगातार नचाना होगा एक तरीके से। एक फ्रेज होती ना, सेट द मोमेंटम, एक होता है कीप द मोमेंटम, चीजों को शुरू करना, और एक होता है चीजों की शुरुआत हो चुकी है अब उसे बनाए रखना। तो स्टार्ट करना किसी चीज को, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, एक काम को, एक बड़े से काम की शुरुआत कर देना। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, ये इडियम्स बार बार पूछे जाते हैं, यही सब। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपने मुंह में भर रखी थी, वो आपने उगल दिया, गिरा दिया एक तरीके से। बीन्स ड्राई फ्रूट्स को कह सकते हैं। तो आपने यूं कहिए कि जैसे मुंह में कुछ रखा हुआ था, अब मुंह में आपके क्या है ये आप ही तो जानते हैं। और ये देखिए, और जब मुंह खोला तो वही सब चीजें नीचे गिर गई, यानी कि कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जो आपके मुंह के अंदर थी, अब वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन सबको मालूम चल गई है। अब वो सीक्रेट, तो इसका यही मतलब होता है कि जब आप इनएडवर्टेंटली, अनजाने में कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ साझा करते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ साझा करते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे बीन्स डिब्बे में रखी हुई, कौन जानता उसमें क्या है और कितनी बीन्स है, फिर उसे फैला दिया गया तो अब सब जान गए कितनी बीन्स क्या है चीजें। तो स्पिल द बीन्स का ये मतलब है टू गिव अवे अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू अदर्स, किसी राज की बात को दूसरों से साझा करना। जनरली इनएडवर्टेंटली होता है, क्योंकि स्पिल का मतलब होता है धोखे से जब चीजें फैल जाए। अब जानबूझ के नहीं फैला रहा उसको, धोखे से फैल जाए। तो कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानबूझ के आपने नहीं शेयर करी, बातों बातों में बस आपने कह दी ये बात, ओ आई स्पिल द बीन्स, गलती से, ओ ये मैंने क्या कह दिया, स्पिल द बीन्स इसको कहते हैं। 25, इफ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल, डॉज मतलब होता है अवॉइड करना, टालना। अगर आप मैनेजर की कॉल को, उसकी बात को लगातार यूं ही डॉज करते रहेंगे, यू विल बी ऑन थिक आइस। सर आप अगर मैनेजर की बात को अवॉइड करेंगे तो क्या आपका प्रमोशन हो जाएगा? आप अपने मैनेजर की बात को अगर अवॉइड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप खतरे में पड़ जाएंगे, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ऑन थिन आइस पूरा फ्रेज है, वॉक ऑन थिन आइस, जिसका मतलब होता है एक अनसर्टेन सिचुएशन में होना, एक खतरे जैसी स्थिति में होना जहां पर फंसा भी जा सकता है। क्या होता है कि जैसे कि जब बर्फ जम जाती है तो वो एक लगता है ना कि रोड बन गई है। अगर बर्फ बहुत मोटी है, थिक आइस है, थिक लेयर ऑफ आइस है,
तब तो वो सच में बहुत हार्ड थिक लेयर अगर है आइस की, तब तो आप साइकिल चला सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बाइक चला लीजिए, कूदिए उस पे। लेकिन अगर आइस की जो लेयर है वो बहुत थिन है, पतली है, तो उसमें तो आपको बहुत हल्के हल्के पैरों से चलना होगा ना, वरना उसमें क्रैक आ जाएगा। और क्रैक आने के साथ साथ ये देखिए क्रैक आ रहा है, क्रैक इसको देखिए ना, क्रैक आने के साथ साथ वो टूट सकती है, आपका पैर अंदर भी तो जा सकता है, फिर तो आप आफत में फंस जाएंगे। फिर तो पता लगा कि आप पानी के अंदर चले गए। लो, ये हो जाएगा इन अ रिस्की सिचुएशन, है ना। आइस की जो लेयर अगर थिन है तो पहली बात उस पर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेफ तो है नहीं। और अगर चल भी रहे हैं तो बहुत हल्के तरीके से चलेंगे, क्योंकि वो तो टूट सकती है और आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, कितनी चलती फिरती फ्रेज है। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्या मतलब मीनिंग होता है? मूसलाधार बारिश, जब लगातार बारिश हो रही हो। रेन वेरी हेविली जिसको कहते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये इडियम नहीं है सर, इट इज अ प्रोवर्ब। इसका दूसरा वर्जन भी है और वो है इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन या इग्नोरेंस इज ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। बोलते हैं अरे यार छोड़ो, इग्नोर करो, कभी कभी इग्नोर करना चाहिए। क्या क्यों, क्या सोच के कहा जाता है कि कभी कभी इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर करो मतलब, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, उसमें पढ़ोगे, तो आपके लिए एक हेडेक हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, झेलना हो जाएगा। और अगर आप इग्नोर कर दोगे, छोड़ो यार जो कर रहे हैं करने दो, हमको क्या करना है, इग्नोर करो। सुन रहे हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी मामले में ना पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कोई आपको उकसा रहा है लगातार, उकसा रहा है लगातार, तो एक होता है ना कि वो तो डेलिबरेटली आपको उकसा रहा ही है, लड़ाई करने के, झगड़ा करने के लिए। तो अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस हो जाएगी। अब वो चाह के भी आपसे उलझ नहीं पाएगा, झगड़ा नहीं कर पाएगा। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, समझ रहे हैं ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। मैं कह रहा हूं ना, वैसे तो इग्नोरेंट होना अच्छी बात नहीं, लेकिन उन चीजों के प्रति इग्नोरेंट होना ठीक होता है जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो जहां पर ध्यान देने से आप परेशान हो सकते, देयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। 28 स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर, ये एक, देखिए ये नया मुझे लगा तो मैंने बताया आपको। ये भी कम पूछा गया है, हालांकि पूछा तो गया पर कम पूछा गया। स्टीलिंग द थंडर का मतलब होता है एक तरीके से कि किसी से उसकी सफलता चुरा ली आपने, या किसी से जो प्रेज उसको मिल सकती थी वो आपने चुरा ली। Samuel accused Jan of stealing the thunder on the capital punishment issue. किसी मामले पर कोई बात रखी गई। क्या होता है, जैसे आप वर्ल्ड कप फाइनल मैच की बात करें, जब इंडिया ने जीता था, वहां दो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला था। एक प्लेयर थे ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह धोनी साहब, और दूसरे प्लेयर थे गंभीर साहब। गंभीर ने बहुत बढ़िया इनिंग्स प्ले करी थी, पर सबको सिर्फ एमएसडी की ही इनिंग याद है। तो what the innings of MSD did, it stole the thunder. सारा का सारा क्रेडिट जो है MSD लेके चले गए, गंभीर की चर्चा भी नहीं हुई। मैन ऑफ द मैच भी उधर ही मिला, क्योंकि फिनिशिंग सिक्स जो था वो उन्होंने ही हिट किया था ना, सब यही चर्चा कर रहे थे कि धोनी ने फिनिश किया। तो ये होता है कि किसी के हिस्से की तारीफ आपको मिल गई। गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, तारीफ किसी और की होगी। स्मेल अ रैट, ये बिल्ली के स्वभाव से है। बिल्ली चूहे की खुशबू जानती है, इसीलिए कभी कभी हम आप देखते हैं कि एक साफ सुथरी जगह है, मतलब जहां पे कोई चूहा नहीं दिख रहा और बिल्ली चुपचाप बैठी हुई, तो हम उसको, बिल्ली को भगाना चाहते हैं। अगर हम भगाते भी हैं तब भी वो बिल्ली वहां से जाती नहीं है। हम सोचते हैं कि यहाँ ये क्यों बैठी, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं खाने जैसा, हाँ चूहे जैसा कुछ भी नहीं, कौन सा शिकार है यहाँ पर। लेकिन वहां पे एक चूहा होता है आसपास में, जिसकी स्मेल बिल्ली को आ रही होती है, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि बिल्ली अपने मुंह में एक चूहा दबाए आ रही है। मतलब जहां पे आपको लग रहा था कि कोई चूहा नहीं है, बिल्ली को चूहे की स्मेल आ रही थी और बिल्ली वहीं बैठी रही। जब चूहा बिल से बाहर आया, बिल्ली ने उसे वहीं पे दबोच लिया।
तो स्मेल अ रैट का ये मीनिंग है। जब आप किसी की साजिश को, किसी की शतरंज को, किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई किस करवट बैठेगा, कोई क्या डिसीजन लेगा, उसके अगले स्टेप्स क्या होंगे, ये आप जब समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है या जो हो सकता है उसका आपको आइडिया मिल रहा है, टू सस्पेक्ट समथिंग, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम न्यू इडियम है। इसका मतलब है जब कहीं पर आप लंबे समय तक रुके और आपने खूब चीयर किया, एक पार्टी में आप गए और घंटों वहां रुके, या लास्ट वीकेंड में आप फ्रेंड्स के साथ यू हैड अ वेल ऑफ गुड टाइम, लास्ट वीकेंड विद योर फ्रेंड्स यू हैड अ वेल ऑफ गुड टाइम, दोस्तों के साथ आपने अच्छा समय बिताया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और ज्यादा टाइम स्पेंड किया। वेल एक बड़ी सी मछली होती है, यहाँ पर वेल जो मछली है उसका रिलेशन टाइम से, मतलब बड़ा समय है ना, वेल ऑफ टाइम मतलब टाइम ज्यादा लिया, जैसे वेल बहुत बड़ी मछली होती है वैसे टाइम बहुत ज्यादा लिया। तो हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है जब लंबा समय आपने गुजारा दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, पॉजिटिव ईडियम है सर, वैसे तो इसे गुड लगा दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, तब ये बेहतर तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। क्रोकोडाइल टीयर्स तो जानते होंगे, घड़ियाल के आंसू, जिसका मतलब होता है कि झूठ मूठ का धोखा देना, झूठ मूठ का दिखाना कि आप तकलीफ में है, फॉल्स टीयर्स जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, फॉल्स टीयर्स। आई हैड नेवर सीन हिम लूज हिज टेम्पर, मैंने कभी उसको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। लूज योर टेम्पर का मतलब होता है बी एंग्री, मैंने कभी उसको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। एंड ही गवर्नड आवर कंपनी विद एन आयरन हैंड, और वो हमारी कंपनी को गवर्न करता है कैसे, विद एन आयरन हैंड, विद एन आयरन हैंड। मैंने इसमें एक इमेज इंसर्ट करी, पता नहीं कहाँ रह गई, लोहे का हाथ, विद एन आयरन हैंड, ठीक। आयरन लोहे को कहते हैं, लोहा बहुत मजबूत चीज होती है, आयरन लेडी इसी से बनता, आयरन मैन इसी से बनता, अ मैन विद आयरन विल इसी से बनता है, विल मतलब इच्छा, तो लोहे जितनी मजबूत इच्छा, लोहे जितना मजबूत हाथ, तो मैंने कभी उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा, और वो हमारी कंपनी को गवर्न करता है, उसका नेतृत्व करता है विद एन आयरन हैंड, मतलब बहुत मजबूती से, एक तरीके से उसका कंट्रोल बहुत बढ़िया है, एक तरीके से स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। कम रेन और शाइन, ये ईडियम मैंने ईडियम ऑफ द डे सीरीज में भी करवा रखा है, पीछे की कुछ और ईडियम्स भी करवा रखे हैं। कम रेन और शाइन, चाहे जो हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा बारिश हो और चाहे बहुत ही ज्यादा तपती हुई धूप हो, हम पेरिस तो जाएंगे ही जाएंगे कल, मतलब चाहे जो हो जाए, चाहे ये आफत आए और चाहे ये आफत आए। रेन का मतलब भी बहुत ज्यादा बारिश से है, हेवी रेन से, फ्लड से है, और शाइन का मतलब भी होता है सर स्कॉचिंग शाइन, जो बहुत ज्यादा तपती हुई धूप हो, तो चाहे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो और चाहे बहुत ज्यादा तेज धूप निकली हुई हो, एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर हैपेंस, कुछ हो जाए, कम वॉट में, कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। चेज रेनबोज, रेनबोज बोलते इंद्रधनुष को। सर सच बात तो यह है कि इंद्रधनुष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ कलर्स का रिफ्लेक्शन है, आप सबने साइंस में पढ़ा होगा, तभी वो थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर बंद गायब हो जाता है। आप उसी रेनबो का पीछा कर रहे हैं तो रेनबो मिलेगा सर। पहली बात, अगर कोई चीज असली में हो तो मिल सकती है, श्री राम जो है उस हिरन के पीछे गए तो जो सीता जी ने देखा तो कब मिल गया था, असली में हो तो मिल जाए, तो आप रेनबोज के पीछे भाग रहे, रेनबोज हो तो मिल जाए, और रेनबोज क्या आपके 10 कदम आगे, वो तो आसमान में है, कैसे मिल जाएगा। जैसे क्राई फॉर द मून होता है वैसे चेज रेनबोज होता है, ऐसी चीज की डिमांड करना जो अनरियलिस्टिक है, परस्यू करना अनरियलिस्टिक गोल्स को। होल्ड समथिंग और समवन एट बे, कीप एट बे इसको ऐसे बोलते हैं ज्यादातर। कीप एट बे का मतलब है किसी को अपने से दूर रखना, पास ना आने देना। जैसे बहुत से लोग, जैसे गली में जो कुत्ते घूमते हैं तो बहुत से लोग उनको दूर रखते हैं, उनसे दूर चलते हैं, अगर पास आने की कोशिश करें तो वो भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं गलती से काट लिया तो
तो कीप समथिंग एट बे या कीप समबडी एट बे का ये मतलब होता है। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में जब पिस्टल रखता भी है तो वो हमेशा उसे अपनी पॉकेट में नहीं फंसा के रखता। हाँ, ऐसा भी नहीं करता कि वो हमेशा अपनी पिलो के नीचे रखे, वो थोड़ा दूर रखता है, ये सोच के कि ऐसा ना हो कि धोखे में नींद में हाथ वाथ लग जाए और ट्रिगर प्रेस हो जाए, पता चला कुछ उल्टा ही हो गया। तो वो उसे दूर रखता है क्योंकि वो डेंजरस हो सकती है। कीप समथिंग एट बे का ये मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना, ताकि वो आपको परेशान अगर कर सकती है तो ना परेशान कर पाए। याद करने का तरीका है कि बे, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ तो नहीं है ना, दूर है एक तरीके से। क्या है वो? दूर है। तो किसी चीज को दूर रखना, चाहे कोई व्यक्ति हो वो या कोई वस्तु हो वो। ही इज फोमिंग एट द माउथ, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ये इसका मीनिंग है। फोम बोलते हैं झाग को, ये ना डॉग्स से आया है, कुत्तों से आया है। कुत्ते जब बहुत गुस्से में होते हैं, स्पेशली जो हाउंड्स होते हैं, जो बिग ब्रीड होते हैं, जो हेवी ब्रीड वाले कुत्ते होते हैं, जब बहुत अग्रेसिव होते, बहुत अग्रेशन में होते, तो उनका जो जबड़ा होता है ना, जो उनका मुंह होता है, ये देखिए उसके आसपास सब व्हाइट कलर का फोम जमा हो जाता है, गिरने भी लगता है। ये देखिए टपक रहा है। तो ये नहीं दिखाता कि ये बहुत ज्यादा खुश है, उल्टा ये दिखाता है ये बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा एंग्री है। हाँ, बहुत ज्यादा जब गुस्से में डॉग होता है या कोई और जानवर भी बहुत ज्यादा अगर गुस्से में हो, तो फिर उसके मुंह से झाग जैसा दिखता है। तो फोमिंग एट माउथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। टू बी इनरेज्ड एंड शो इट, इनरेज्ड का मतलब ही होता है एंग्री, गुस्से में होना और उस गुस्से को दिखाना एक तरीके से। अपसेट ना होना से, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। बैक ऑन वंस फीट, बैक ऑन वंस फीट, इस ईडियम का क्या मीनिंग है? इस ईडियम का मीनिंग है कि वापस अपने पैरों पे खड़ा होना। वंस फीट, अपने पैर, बैक ऑन, फिर से वापस अपने पैरों पे आ गए। ऑन वंस फीट मतलब अपने पैरों पे, बैक ऑन वंस फीट मतलब वापस अपने पैरों पे आ गए। यानी कि आप किसी बिजनेस में बहुत लॉस में गए थे, फिर आपने एफर्ट्स लगाया एंड यू आर अगेन बैक ऑन योर, एंड यू आर बैक ऑन योर फीट। तो फिर से जब चीजें स्टेबलाइज कर जाए, फिर से आप ग्रो करने लगे, फिर से चीजें बेहतर हो जाएं एक तरीके से। वेल और सक्सेसफुल अगेन, जैसे किसी को लेग इंजरी हो गई, प्लास्टर चढ़ गया, तब वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन महीने डेढ़ महीने के बाद फिर से वो चलने लगेगा। आई एम बैक ऑन माई फीट, मैं फिर से चलने लगा, मैं फिर से ठीक हो गया, मैं फिर से सक्सेसफुल हो गया। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इस ग्रेन की जगह कभी कभी पिंच भी आता है। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बार बार ये इडियम्स पूछे जा रहे हैं सर एग्जाम्स में, बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं कितना बताऊं कि अभी पिछले सेट में कराया मैंने इसको। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है जब किसी बात को पूरी तरीके से एक जैसा ना मानना, थोड़ा बहुत उसमें दूसरा रंग भी डाल देना, मतलब मीठे के साथ नमकीन भी कर देना। बोलते नहीं कि ज्यादा मिठाई में ही तो चींटा लगते हैं, तो अगर उसमें हल्का सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट होगा या मुट्ठी भर या चुटकी भर नमक होगा तो फिर चींटे नहीं लगेंगे। तो मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से ठीक है ये ना मान लेना, ये पॉसिबिलिटी, ये बात दिमाग में रखना कि हो सकता है ये बंदा मिसलीड कर रहा हो। जैसे कि आपको किसी कोई रास्ता नहीं मालूम है, तो आपने किसी पासर बाई से गाड़ी रोक करके पूछा कि भाई साहब मुझे अलीगंज जाना है, रास्ता बताइए। तो उसने कहा कि आप लेफ्ट टर्न लेकर के जाइए। आप लेफ्ट टर्न लेते, थोड़ा आगे चल के आपको लगता है यार लाओ एक व्यक्ति से और पूछ लें, एक से पहले दो, हो सकता है उस व्यक्ति को भी कंफ्यूजन हो, ना मालूम हो, या हो सकता हो मजे ले रहा हो, तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। इसका मतलब है आपने पिछले व्यक्ति की जो बात थी, यू टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पूरी तरीके से जब आपने विश्वास नहीं किया। टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली नहीं, टेक समथिंग सीरियसली नहीं, टोटल डिसबिलीव भी नहीं कि बिल्कुल नहीं मानोगे, बिलीव करोगे विथ सम स्केप्टिसिज्म, थोड़ा बहुत संशय के साथ आप चीजों पे भरोसा करोगे, थोड़े बहुत संशय के साथ। मेक अ लिविंग या अर्न अ लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी का बंदोबस्त करना, पैसे कमाना। मेक अ लिविंग, अर्न मनी फॉर थिंग्स यू नीड, पैसे कमाना। डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू, अब देखिए जैसे ईडीएम नया हो सकता है, नया है, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या मेरा नाम जो है तुम्हारे लिए एक बेल बजाता है? सर जब बेल रिंग करती है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाते, कुछ याद आता है आपको।
जैसे कि आप सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे अलार्म बजता है तो आपको तुरंत याद आता है कि अरे यार हमको उठना है, इस टाइम पे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, स्कूल के लिए निकलना है, तो कुछ आपको याद आता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। पहले कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बेल होती थी, सायरन होता था, बजता था, और लोग जो 10-10 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई पड़ती थी और लोग तुरंत चल देते थे नौकरी करने के लिए। बड़े बड़े क्लॉक टावर्स होते हैं जिनको घंटा घर बोलते हैं, एक एक घंटे पे वहां पे बेल बजती रहती, उससे पता चलता है कि अच्छा ये टाइम हो गया। वो कुछ आपको जब याद आ जाए, कुछ आपका दिमाग एक्टिव स्टेट में चला जाए, कुछ सोचने लगे आप, हाँ, किसी तरफ आप कुछ लगने लगे आपको, तो इसका मीनिंग पढ़िए ना, क्या मेरा नाम तुम्हें कुछ याद दिलाता है? मेरे नाम से तुमको कुछ याद आता है? या ये जगह जहां पर आए हैं, डज दिस प्लेस रिंग अ बेल फॉर यू? क्या इस जगह पे आने पे तुमको कुछ याद आ रहा है? कुछ दिमाग पे याद आ रहा है? और याद आने का यही मतलब है कि क्या चीजें तुमको फेमिलियर जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम कभी पहले आए हुए थे, या ये नाम कभी आपने सुना था, या इस चेहरे को आप पहले भी देख चुके हैं, तो क्या कुछ फेमिलियर जैसा लग रहा है आपको? 41, किक समवन व्हेन दे आर डाउन। किक समवन व्हेन दे आर डाउन का मतलब होता है कोई ऐसे ही आफत में, मुसीबत में है, कष्टों में है, और आपने उसके कष्ट और बढ़ा दिए। डाउन का मतलब है कोई झुका हुआ है, कोई अच्छे से स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं है, मान लो थका हुआ है, हाँ, और उसने अपने एल्बो पे अपने हाथ रख के झुका हुआ है, तो डाउन है, हल्का सा झुका हुआ है, तो आपने उसी वक्त उसको लात मार दी, तो क्या हुआ? उसकी मदद करी या उसकी तकलीफ और बढ़ा दी? उसकी तकलीफ और बढ़ा दी ना आपको। एक व्यक्ति जो ऐसे ही परेशान था, ट्रबल में था, उसकी ट्रबल को और ज्यादा बढ़ा दिया, टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जो पहले से मुसीबत जैसी स्थिति में था, उसकी मुसीबत आपने थोड़ी और बढ़ा दी। टू रेज अ डस्ट, टू रेज अ, धूल उड़ाना, धूल झोंकना नहीं सर, वो तो होता थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज। यहाँ डस्ट आपने बस उड़ाई है। अब आप समझिए ये एक मैदान है और ये देखिए धूल उड़ती आ रही, इससे क्या होगा? आफत मच जाएगी, बवंडर है ना ये, तो चीजें उखड़ जाएंगी, गिर जाएंगी, सब गंदी हो जाएंगी, खाना गंदा हो जाएगा, और मतलब चीजें जो है वो मतलब डिस्टर्बेंस जैसी स्थिति आ जाएगी। यही तो होगा, डिसरप्शन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रेज द डस्ट का ये मतलब है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये एक एग्जाम में आ चुका है, मैंने कराया है। इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना फायदा ढूंढना। इस दुनिया में लगभग सभी लोग हर एक रिश्ते में, हर एक डील में यही सोच के जाते हैं कि उनको उसमें फायदा होगा। जब फायदा होता है तभी वो डील साइन करते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है पर्सनल मोटिव्स को सर्व करना, या जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसको साधना। अल्टीरियर मोटिव मतलब व्यक्तिगत, एक तरीके से व्यक्तिगत उद्देश्य को साधना, कोई छिपा हुआ आपका अर्थ रहा है। टेडियस मतलब बोरिंग, कोई बोरिंग जॉब आपके पास है, कोई क्रूशल या मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो नहीं। डिले एक्शंस का ये मतलब हुआ कि काम में देरी करना, ये नहीं, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। हैव एन एक्स टू, हैव एन एक्स टू। ये देखिए ना सर, ये एक मशीन जैसी चल रही है, उस पर एक ये कुल्हाड़ी है और इसको ग्राइंड किया जा रहा है। जब मशीन चल रही होती है तो उस पर कुल्हाड़ी रख करके, कोई भी औजार रख के उसको धार दी जाती है ना सर, धार दी जाती है ना, तो फिर आप अपने फायदे के लिए उसको नचा रहे हैं। जो कुल्हाड़ी लेके गया है वो अपने फायदे के लिए लेके गया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी में धार हो जाएगी, और जो इस ग्राइंडर को नचा रहा है वो अपने फायदे के लिए नचा रहा, ताकि कोई कुल्हाड़ी लेके आएगा, मैं धार दे दूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। आपका फायदा है कि आपकी कुल्हाड़ी को धार मिलेगी, उसका फायदा है कि उसको पैसा मिलेगा। तो जब निजी हितों को ध्यान में रखते हुए लोग कोई बिजनेस करें, कोई डील में शामिल हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, एक नेता दूसरे दल में इसलिए शामिल हो गया कि वहां से वो मंत्री बन जाएगा, हाँ, और दूसरे दल ने भी उस पार्टी के नेता को या तमाम नेताओं को इसलिए शामिल कर लिया कि पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, सरकार अल्पमत में नहीं आएगी, गिरेगी नहीं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ ब्लू का मतलब स्काई से है, आसमान का रंग नीला होता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि जैसे आसमान बिल्कुल साफ है और फिर एकदम से कुछ गिर गया,
आपके सिर पे गिरा करके। आपने कहा अरे ये कहां से गिरा, ऊपर दिख तो कुछ रहा नहीं था, सब तो साफ साफ था, ये कहां से आ गया? तो मतलब कोई चीज आसमान के बाहर से आ गई है आपके पास, आसमान के उस तरफ से इधर गिरी है आके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि बारिश का मौसम ना हो, बादल ना हो और बारिश होने लगे, तो क्या है, वो अनएक्सपेक्टेड है, सडनली है और आपने उसकी उम्मीद नहीं की। इसी से मिलता जुलता एक इडियम है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब भी होता है कोई चीज जो सडन हो और अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है। आउट ऑफ द ब्लू का यही मतलब है कि कोई चीज आसमान के बाहर से आकर के गिरी है, तो आपने उसको एक्सपेक्ट तो किया नहीं था, क्योंकि आपको वो दिख ही नहीं रहा था। एकदम से कोई कहीं से आ गया, अरे तुम कहां से आ गए, तुम तो थे ही नहीं, एकदम से कहां से थे, टपक पड़े, बोलते नहीं। एन आयरन हैंड, पीछे मैंने अभी पढ़ाया आपको, देखिए ये भी रिपीटेड है। मैं कह रहा था कि मैं एक इमेज रखना चाह रहा था और मैंने रखी भी, पीछे नहीं रखी, यहां रखी। वही बात, आयरन हैंड का मतलब क्या था, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ये एक मूवी का सीन है जिसमें आपको सनी देओल और इस तरफ अमरीश पुरी दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है आपको, इसमें तो बहुत पॉपुलर डायलॉग है, आपने सुना होगा, 2.5 किलो का हाथ, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, सुना होगा ना। तो आयरन हैंड है ये सर, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, कोई झेल नहीं पाएगा इसको एक तरीके से। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है टाइम, पल, और हीट का मतलब गर्मी, गर्मी का संबंध है एंग्री। तो किसी पल कोई गुस्सा था और उस गुस्से में उसने कोई बात कह दी। जब गुस्से में कोई कोई बात कह दे, मोमेंट का मतलब एक टाइम हो गया, सिचुएशन हो गई, हीट का मतलब गर्मी, गर्मी में गुस्सा आता है आदमी को। तो जब कोई व्यक्ति कोई बात कह दे या किसी काम को करे, कर बैठे गुस्से में आकर, गुस्से में आकर किसी को कुछ कह दिया या थप्पड़ याद दिया गुस्से में आकर, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, बिना सोचे समझे गुस्से में आके कुछ बोल दिया या कोई कुछ कर बैठा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है अनजाने में कोई सीक्रेट आपने किसी से साझा कर दिया। पीछे एक इडियम मैंने पढ़ाया था ना, स्पिल द बीन्स, वही है, स्पिल द बीन्स वही है। बिल्ली को आप बैग के अंदर रखे हुए थे और फिर गलती से बिल्ली बैग के बाहर आ गई। अगर आपने अंदर उसको क्यों रखा था, यानी कि आप उसको छिपाना चाह रहे थे, और अब जब बाहर आ गई यानी कि सब जान गए कि बैग में बिल्ली थी। तो कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनजाने में जब बाहर आ जाए, रिवील अ सीक्रेट। दैट शिप हैज सेल्ड, ओ नाव तो चली गई। सेल मतलब नाव का चलना होता है ना सर। देखिए परफेक्ट है, काम हो चुका है। अरे यार वो नाव तो जा चुकी है, ये देखिए व्यक्ति यहां पर है और देखिए नाव चली गई, जहाज चला गया। ये देखिए व्यक्ति यहां पर, ये देखिए जहाज चला गया, मतलब मौका हाथ से निकल गया, जिसको आप दूसरे शब्दों में मिस द बोट भी कहते हैं, मिस द बस भी कहते हैं, कभी कभी तो मिस द ट्रेन भी कहते हैं। मौका जब हाथ से निकल जाए, यानी कि टू लेट टू डू समथिंग, टू लेट टू डू समथिंग। माई मदर इज इन रैप्चर्स, रैप्चर का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट जिसको कह सकते हैं। तो टू बी इन रैप्चर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिलाइटेड होना, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली डिलाइटेड। माई मदर इज इन रैप्चर्स। कीप एन आई ऑन, एक आंख खुली रखना। ये देखिए ये एक बर्ड है, एंग्री बर्ड, और ये उसके एग्स हैं। इन एग्स को बचाने के लिए ये अपनी आंख खुली रखेगी ना, एक आंख तो जरूर खुली रखेगी, सोएगी भी तो एक आंख बंद करके सोएगी, एक आंख तो खुली रखेगी, यानी कि चौकन्ना होना, अलर्ट होना जिसको कहा जा सकता है। तो टू वॉच ओवर अटेंटिवली, टू वॉच ओवर अटेंटिवली। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का ये सेशन पार्ट 1 है और इसमें हम फर्स्ट 50 इडियम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 50 नंबर का इडियम था। अब बचे हुए 46 इडियम्स हम आपको इसके पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, जिन भी लोगों को मेरा ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का बाई करना हो, वो इस एप्लीकेशन पे जा करके बाई कर सकते हैं। बहुत सारे डेमो वीडियोस भी पड़े हैं, तो आइडिया भी मिल जाएगा आपको। अगर आप आईफोन यूजर हैं या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से जा सकते हैं इन वेबसाइट्स पे, इन एप्लीकेशंस पे।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सारे पीडीएफ नोट्स, क्लासेस की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है या हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी सिचुएशन में आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हर संभव मदद करी जाएगी। आज के इस क्लास में इतना ही। आप सबने ज़रूर एंजॉय किया होगा। एक बात और, अगर आपको मेरे से ऑफलाइन क्लासेस इंग्लिश की लेनी है तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास। आप यहाँ आकर के मेरे से ऑफलाइन इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो फिर आज के इस सेशन में इतना ही। मैंने तो पूरी दम से, पूरी मेहनत से आपको ये 50 इडियम्स पढ़ाए हैं। आप मुझे फीडबैक के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और फिर अगले वीडियो को भी देख लीजिएगा। वहां भी मैंने इतनी ही मेहनत से सब कुछ पढ़ाया होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।